जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर जिंदाबाद, देवेश ठाकुर जिंदाबाद। माननीय सांसद जिंदाबाद। माननीय सांसद जिंदाबाद। हेलो, आज इस रूनी सैदपुर के धन्यवाद सह आभार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब, संचालन करने वाले हमारे छोटे भाई पवन जी, बैठ गए पवन जी, खड़े का मंच पर विराजमान विधान परिषद की माननीय सदस्य बहन रेखा कुमारी जी, जिला जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी, यहाँ अभिभावक स्वरूप आदरणीय नीरज ठाकुर जी, राम सकल भाई, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष प्रहलाद महतो जी, आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार जी, सीतामढ़ी के विद्वान अधिवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई विमल शुक्ला जी, भूतपूर्व अध्यक्ष हमारे जिला जनता दल यूनाइटेड के और किसान नेता, रीगा मिल के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले भाई नागेंद्र सिंह जी, रक्सिया के डॉक्टर मुन्ने साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला के भाई अरुण गोप जी, भाई शंकर बैठा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भाई अनिल यादव जी, बहुत सारे लोग हैं, सभी आदरणीय सतीश भैया, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी उपस्थिति के लिए ही नहीं बल्कि आपके आशीर्वाद और समर्थन और आपने जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में जिताने का काम किया है उसके लिए आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। दिल्ली गया था, आप जानते हैं, शपथ ग्रहण हुआ परसों शाम में, और उसके बाद मेरे मन में आया कि इसके बाद हम लोग का जो सांसदों का शपथ ग्रहण है सांसद के रूप में, उसमें अभी समय है, तो क्यों नहीं जाके पूरे लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण करके जिन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जिसके कारण हम दिल्ली पहुंचे हैं, उनसे जाके आशीर्वाद मांगे, उन्हें धन्यवाद दें। और उसी संबंध में आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। स्वाभाविक रूप से रूनी सैदपुर का हक सबसे पहले बनता है धन्यवाद का, इसलिए कि जो जिस तरह से चुनाव हुआ और अलग अलग विधानसभा के योगदान हुए, मतदान हुए, आप सब जानते हैं कि 6 विधानसभाओं में से एक विधानसभा मात्र हम लोग पीछे रहे, परिहार विधानसभा, बाकी सभी जगह हम लोगों को लीड हुआ। भले ही जितना उम्मीद करते थे उतनी लीड नहीं हुई, बावजूद उसके रूनी सैदपुर का लीड सबसे ज़्यादा रहा। इसके लिए फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो हम लोग रूनी सैदपुर का आकलन कर रहे थे, हम और पंकज भाई, आते आते भी उनसे बात हुई जब हम पटना से निकले हैं, तो वो अभी दिल्ली में ही है, तो उन्होंने कहा कि हम अगले कार्यक्रम में रहेंगे, जब आप शपथ सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करके आइएगा, उसके बाद फिर से अभिनंदन होगा। तो हम लोग जो चर्चा करते थे, तो हम लोग यही चर्चा करते थे कि चुनाव होने के बाद कि कहाँ से क्या होना है, क्या क्या आकलन है, तो उसमें भी हम लोग 25,000 से 35,000 का लीड हम लोग सोचते थे कि रूनी सैदपुर से आएगा ज़रूर, और मैं समझता हूँ 25,000 के करीब का 26,000, 20,000 का लीड आया। लेकिन उसे मैं कम नहीं मानता, इसलिए कि बाकी को देख लीजिए आप कहाँ हैं। परिहार एक है जो हम लोग पीछे हैं, बाकी सब जगह भी जो लीड हैं वो कम ही है जितनी उम्मीद थी, लेकिन उसकी चिंता मुझे नहीं है, इसलिए कि ये पहली बार लोकसभा जैसे
बड़े चुनाव में हम लोग उतरे थे और इसके पहले 4 चुनाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का हम लोग लड़े। अब स्नातकों की मानसिकता अलग रहती है और बाकी इस चुनाव की मानसिकता अलग रहती है। उस चुनाव में, हर चुनाव में पिछले बार से ज़्यादा दुगुना मेरी बढ़त होती जा रही है, लेकिन इस चुनाव में निश्चित रूप से जितनी उम्मीद थी उतनी वोट नहीं मिली। लेकिन उसकी चिंता और उसका दुख मुझे नहीं है, इसलिए कि आप जान लीजिए कि आज़ादी के बाद 3 ऐसे सज्जन यहाँ से जीत के गए सीतामढ़ी लोकसभा से, जो धारा के विपरीत, जातीय व्यवस्था के विपरीत जीत कर गए। आदरणीय स्वर्गीय जेबी आचार्य, जेबी कृपलानी थे, एक और थे बीच में, क्या नाम था, बल्ला भगत, महंत श्याम सुंदर दास तो इमरजेंसी के बाद गए। एक और थे सज्जन, एक और थे, अभी याद नहीं। अरे भाई बातें नहीं समझ रहे। सवर्ण समाज के कोई क्यों कर रहा है वही तो समझा रहे, बाकी तो सब थे ही। वो घूमते हुए क्या, बाकी सब थे, बहुत लोग थे। तो एक और सज्जन कोई थे, हरिकिशोर बाबू शिवहर से थे, वो साझा था, वो छोड़िए ना। एक और थे दूसरे सज्जन, दिग्विजय बाबू यहाँ से जीत के गए। देखिए दिग्विजय नारायण से। तो कहने का मतलब इस 70-75 साल अमृत महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, 75 साल हो गए। इस 75 साल में मात्र 3-4 बार ऐसा प्रयोग हुआ। वो प्रयोग नहीं था, वो स्वाभाविक था। अब इमरजेंसी के बाद 40 का 40 सीट जनता दल जीत गई थी। आचार्य कृपलानी पहली बार आए तो उस समय कोई जातिवाद की बात नहीं थी। ये तो मैं दाद देता हूँ हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार के हिम्मत का, कि उन्होंने ये हिम्मत किया कि हमने काम देखा है देवेश ठाकुर जी का, इसलिए हम उन्हें ही भेजेंगे वहाँ। बाकी बिहार में जो करना है कीजिए, सीतामढ़ी में लड़ेंगे तो देवेश ठाकुर लड़ेंगे। और आप लोगों ने उनके फैसले को सही और उचित ठहराया। अब जो हुआ चुनाव में, ये सब आप जानते हैं। बहुत सारे लोग हमारे अपने दल के भी, हमारे सहयोगी दल के भी, उनकी जो गतिविधियां रही वो बहुत अच्छी नहीं रही। कोई हर्ज नहीं, सबका समय आता है, सबका समय आता है और सबको भुगतना पड़ता है, और इसी जीवन में और इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई करनी हो तो आमने सामने लड़नी चाहिए। पीठ पर पीछे से वार करने वाले कायर होते हैं, और मेरा वार जिस दिन होगा वो कायर वाला वार नहीं होगा, ये आपको वादा दिलाता हूं। इस बात को याद रखें। और सभी दल के लोगों ने, हमारे दल के लोगों ने भी, कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, हमारे सहयोगी दल के लोगों ने भी कुछ गड़बड़ किया। कोई जरूरत नहीं थी उस गड़बड़ करने की, किसको क्या नुकसान हो जाता। अरे आप, आज बात हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि रेलवे स्टेशन पर उतरने का प्लेटफॉर्म नहीं है। भाई अनिल ने क्या कहा कि हमारे यहाँ रास्तों का जाल बिछाना जरूरी है, निश्चित रूप से है, मैं सहमत हूँ। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इन मांगों को, जब वो जाते हैं बटन दबाने, तो इन मांगों के चलते, इन मांगों को अपने दिमाग में रखते हुए बटन दबाते हैं। ऐसे कितने मतदाता हमारे यहाँ हैं, मैं जानना चाहता हूं, कितने हैं? आप जानिए, 1 दर्जन हाथ उठ रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद 2 दर्जन हो गए, अब सबके सब उठ जाए। अब जिन लोगों ने हमें पसंद नहीं किया इस चुनाव में, इत्तेफाक से वो दोनों ऐसे ही लोग हैं जिन लोगों ने मुझसे सबसे ज्यादा काम कराया होगा पिछले 25 साल में, सबसे ज्यादा। मैं जो बोलता हूँ जुबान मुंह पर बोलता हूँ, मैं पीठ पीछे कभी बोलता नहीं। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, कभी नहीं।
सबसे ज्यादा उनका काम मैंने किया। मैं इसको एक ऊपर वाले का भेजा हुआ मौका समझता हूं कि लगता है वो चाहता है मैं थोड़ा आराम करूं, ऐसे लोगों को घर में ही रहने के लिए कहूं। मैं कहूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटता सच बोलने से। आपको किसी ने नहीं कहा होगा मैं कायर आदमी हूं या मैं सच नहीं बोलता, हमेशा। बड़ा आश्चर्य की बात है, बहुत ही आश्चर्य की बात। अब जानिए, माई समीकरण की बात हम लोग और आप लोग करते हैं। अनिल जी 15-16 की बात याद कीजिए, बगही धाम का कहानी याद कीजिए। 2017 की बात है। 100वां जन्म दिवस परम पूज्य तपस्वी महंत तपस्वी नारायण दास जी का जन्म दिवस मनाना था। वाकई में बहुत बड़े संत थे, इसमें कोई शक नहीं, यादव समाज के थे। और मुझे याद है 2-3 साल पहले उससे एक दिन किसी ने मुझे कहा कि फील्ड में ऐसे ऐसे जलसा चल रहा है, तपस्वी नारायण दास जी के वार्षिक जयंती मनाई जा रही है और वहाँ माननीय रघुवंश बाबू भी, स्वर्गीय रघुवंश बाबू, जो हमसे हम पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद उनका रहता था। तो मैं चला गया वहाँ और मैंने देखा वो बैठे हुए थे और बाकी महंत लोग थे और भी नेता लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर चलिए घर पर जरा आराम कीजिए, हमारे घर पर आराम कीजिए, भोजन वोजन करके तब जाइए। आए, हमसे बहुत करीबी हमारा रिश्ता था उनसे, और वो आए और वो गए। तो उस समय पहली बार पता चला महंत तपस्वी नारायण दास जी के बारे में, और उसके 2-3 साल के बाद ये 100 साल का कार्यक्रम था उनका। और एक दिन मुझे फोन आया महंत सुकेश्वर दास जी का कि देवेश बाबू ऐसे ऐसे हम महंत सुकेश्वर दास हैं जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं, दोनों थे, रामाज्ञा दास और वो थे। रामाज्ञा दास जी का बाद में आप जानते हैं एक्सीडेंट हो गया। वो आए कि हमको बहुत ज़रूरी काम है आपसे। 100 साल हो गया तपस्वी महंत तपस्वी नारायण दास जी का, और हम लोग 100 साला जश्न मनाना चाहते हैं। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम यहाँ होगा। आप एक दिन का उनका कार्यक्रम होता है तो 8-10 लाख आदमी आते हैं। इस बार उनका 100 साला है तो हम चाहेंगे कि आपसे मदद लें। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ 7-8 दिन में लगभग 20-25 लाख आदमी आने की संभावना है। तो मुझे पहले लगा आश्चर्य है, इतना बड़ा। तो हम जानते थे कि रघुवंश बाबू के थे, उस समय पता चला था कि यहाँ 5-6 लाख आदमी आए थे। तो संत की बात थी, हम कहे ठीक है तो केशव दास जी मैं आता हूँ, कल आऊँगा। और मैं गया, और हुआ ये था कि वहाँ बहुत दिनों से, लगभग 1 महीने से वो कोशिश कर रहे थे। उस समय सरकार फिर से आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय लालू जी की थी, और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि नीतीश जी से बात करें। हमारे माननीय यादव समाज के जितने माननीय हमारे प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे, सांसद हो चाहे माननीय विधायक लोग हों, उनको भेजें। तेजस्वी जी उस समय भी मंत्री थे, माननीय तेजस्वी जी, उनके पास भेजें, नीतीश जी के पास भेजें, लालू जी के पास भेजें कि हाँ विशेष हमको मदद चाहिए। लेकिन कोई एक आदमी उनके समाज का जाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था, एक भी नहीं। उन्होंने बताया कि देखिए ये लोग 10-15 दिन से हमको कह रहे हैं कि आपको ले चलते हैं, नीतीश जी के पास ले चलते हैं, लालू जी के पास ले चलते हैं, इनके पास ले चलते हैं, लेकिन कोई नहीं ले जा रहा है। किसी ने बताया कि ये सब काम देवेश बाबू से हो सकता है, दूसरे किसी से होगा नहीं, इसलिए मैंने कल आपको फ़ोन किया था। तो मैंने उनके कार्यक्रम की रूपरेखा जानकारी लेने की कोशिश की, और मैंने समझा कि इसमें हाथ देने में कोई हर्जा नहीं। अगर मदद हो जाए किसी संत के कार्यक्रम का तो शायद कुछ पुण्य हमको भी मिल जाएगा। और हम गए, हमने माननीय नीतीश कुमार जी से बताया कि सब बहुत बड़े ऐसे ऐसे संत थे हमारे यहाँ के, यादव समाज के, और हम चाहते हैं कि वो कार्यक्रम अगर आप, तो क्या करना है बताइए आप। हमने कहा सर उसमें 7-8 दिन में कम से कम 25 लाख आदमी आएंगे। 7-8 दिन में डेली 2 लाख 3 लाख आदमी आएंगे, 4 लाख आदमी आएंगे। पहले तो हम चाहते हैं कि आप उसका उद्घाटन करें उस कार्यक्रम का, और उससे पहले हम उस कार्यक्रम की तैयारी में हमको कम से कम 100 शौचालय वहाँ लगवाना है। 6-7 बहुत बड़े बड़े रोड हैं, 3-3, 4-4 करोड़ के। हमको चापाकल वहाँ लगवाना है कम से कम 100।
हमको ट्रांसफार्मर लगवाना है कम से कम 25, 100 200 केवीए का, क्योंकि 25 लाख आदमी आने वाले हैं और ये फैक्ट है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। धन्यवाद नीतीश कुमार को। तुरंत उन्होंने, वो चंचल कुमार उनका IAS प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको बुलवाया, कहा कि देखिए देवेश जी क्या बोल रहे हैं, समझिए, तुरंत कलेक्टर को कहिए, राजीव रोशन जी कलेक्टर थे, और वहाँ से जो हो सकता है, नहीं तो यहाँ प्रस्ताव भेजेगा। इनको वापस यहाँ सीतामढ़ी से आने की जरूरत नहीं है, कल बैठ के इनके साथ सारा चीज़ समझ लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। और जानिए कि 1 महीने के अंदर 22 करोड़ रुपया की लागत से वो तैयारी हुई वहाँ, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आए, उद्घाटन किया उन्होंने, मुख्यमंत्री और ललन बाबू आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया, और 7 दिन के अंदर करीबन 23-24 लाख आदमी पूरे देश के, ज़्यादा बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, हरिद्वार से, कहाँ से लोग संत आके 7 दिन मिला के, टोटल मैं कह रहा हूँ 7-8 दिन के कार्यक्रम में करीब 24-22-23 लाख आदमी आए, और इतना व्यवस्था सब कार्यक्रम 1 महीने के अंदर हो गया। अकेला देवेश चंद्र ठाकुर ने किया, वो किसी देवेश चंद्र यादव ने नहीं किया, अकेला हमने करवाया। कहाँ गया माई समीकरण, कहाँ गया जातिवाद? उस संत से बड़ा तुम्हारा उम्मीदवार रहता है क्या चुनाव का? उस जिस संत के लिए हमने किया, उनसे बड़ा आपका चुनाव का यहाँ उम्मीदवार रहता है। हमने करवाया, और इतना शानदार। उस दिन अगले दिन फिर लालू जी भी आए, वो भी कहे वो बड़ा कार्यक्रम करे जी, आप ही के लोग हैं, लेकिन कराना मुझे पड़ रहा। खैर वो कार्यक्रम हुआ, माई समीकरण का वाई हो गया, एम पर आइए। ठीक 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, कनमा मदरसा 100 साल का पुराना मदरसा है, बॉर्डर पर, आप जानते हैं कनमा बेला मदरसा, उसका 100 साला जश्न हो रहा था। उन लोगों ने देख लिया था कि हमने यहाँ ही कार्यक्रम कराया है, वो आ गए मेरे पास सीधे कि सर 10,000 आदमी आएंगे हमारे यहाँ, 3 दिन रहने वाले, हमको 2 रोड चाहिए और 25 चापाकल, 25 शौचालय और 25 ट्रांसफार्मर, 10-12 ट्रांसफार्मर चाहिए, इससे ज़्यादा हमारा कोई ये नहीं है। 10-11 करोड़ में हमारा काम हो जाएगा। बहुत आपको ये होगा, अल्लाह मेहरबान होंगे, ये होंगे वो होंगे, बहुत नाम होगा, पूरे देश के मौलाना आ रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई वो भी कर लेते हैं। ठीक वही कहानी रिपीट हुई, और उतनी ही सफलता वहाँ भी मिली। मौलाना लोग हम लोग के सम्मान में कसीदे पढ़ते रहे भाषण में कि साहब क्या इंतजाम इन्होंने कराया। माई समीकरण, उसी कन्मा मदरसा में उससे 5-6 साल पहले राइट होते होते बचा था। आप लोग याद कीजिए, सीनियर लोग, देवेंद्र जी याद कीजिए, गुप्तेश्वर पांडे DIG थे, पंकज सिन्हा SP थे, यहाँ महिला कोई कलेक्टर थी, यहाँ भयंकर दंगा होते होते बचा। अभिलाषा कुमारी नहीं थी, अभिलाषा कुमारी तो बाद में आई, प्रतिमा जी, और ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं। नौबत आ गई कि फायरिंग ऑर्डर करने की नौबत आ गई। किसी तरह गुप्तेश्वर पांडे ने रोका, तो केस तो हुए, बहुत लोगों को चोट वोट लगा, प्रशासन की कई गाड़ियों की हानि हुई, और केस हुआ। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त केस होता है, राइट का केस बहुत खराब होता है, जानते हैं। राइट के केस में आपके बच्चे को जिंदगी भर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चे को जिंदगी भर उसको नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी, ये व्यवस्था है। आपके यहाँ अगर कोई कार्यक्रम हो VIP का, कोई मंत्री का, आपके घर में पुलिस आके 7 दिन से रहेगा कि आप कहीं दंगा तो न कहीं करें, बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह का व्यवस्था रहता है। तो 4-5 साल वो कागजी काम चला, और एक दिन मैं पटना में था अपने डेरे पर, तो देखा एक बस मेरे कैंपस में घुस गई, करीब 60-70 आदमी का। हमने कहा कौन लोग है भाई, तो 1-2 आदमी परिचित दिखा उसमें से। हमने क्या भाई बस में आप लोग कहाँ, यहाँ कहाँ जाएंगे, बस स्टैंड उधर है, यहाँ कहाँ आ गए? कहा सर जान बचाइए, तो ट्रू करने जा रहा है, सुने कि हम लोग को बांध देगा, 2-4 दिन के अंदर चले जाएंगे, और उसमें आधे मुस्लिम थे, आधे सब हिंदू थे, हम लोग अंदर चले जाएंगे। हमने कहा अच्छा वो मामला है। हमने कहा करते समय तो आप लोग ये सब सोचते नहीं हैं, आज दोनों आदमी हिंदू मुस्लिम भाई बन के आए हैं, तो सर माफ़ी कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, जो होता है।
वहीं से हमने गुप्तेश्वर पांडे जी DIG थे, उनको हमने फ़ोन लगवाया। हमने कहा हम कल आ रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है। गए मुजफ्फरपुर इन लोगों को लेके, फिर अपने डेरे पर, मुजफ्फरपुर डेरे पर। वो लोग शाम में मेरे यहाँ रहे, मुजफ्फरपुर डेरे पर उनको बुलवाए। उनको देखते ही वो पहचान गए, कहता अच्छा कनमा मदरसा वाले लग रहे हैं। अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, और ये आधा घंटा उन्होंने झाड़ा बढ़िया से, कोई छोड़ा नहीं। कहा कि महाराज आप लोग समझते हैं क्या करते हैं, आज आ रहे हैं और उस दिन आपको शांत अपना होने में दिक्कत हो रहा। खैर अब देवेश बाबू आए, इनकी बात नहीं टाल सकते हैं। उन्होंने तुरंत SP को कहा कि सारा कागज बदलो, पुराना कागज निकालो, उसमें से ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो। और तब जाके वो जेल जाने से वो 70-80 आदमी बचे, हिंदू और मुसलमान मिला के। और कनमा मदरसा में जाके देख लीजिए, शायद एक भी वोट देवेश चंद्र ठाकुर को नहीं, एक भी नहीं है। सारे बूथ मेरे पास है, लिस्ट आ जाइए आप लोग, मैं दिखा दूंगा। ये परिस्थिति है। क्यों कोई काम करे आपके लिए? क्यों करे अनिल जी, क्यों करे तो बता दीजिए। जब आपको जात पर ही देना है और धर्म पर ही देना है, जब देवेश ठाकुर के लिए बटन दबाने में आपको मोदी का चेहरा उजागर हो जाता है उस पर, और आपको डर लग जाता है, अरे बाप रे लाहौल भी लग। तब क्यों करे, मैं पूछना चाहता हूं। तो ये तो परिस्थिति है। ये यहाँ भरथुआ नाम का गांव है औराई में, जानते ही हो आप लोग, तो यही के हैं। अपने यहाँ बहुत पहले कलेक्टर थे अशोक सिंह, द ग्रेट कलेक्टर, मुजफ्फरपुर के थे, और चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर किए। वो सिंचाई के प्रधान सचिव थे, और ये पूरा बांध बना जा रहा था। एक बूढ़ा आदमी बेचारा आया मेरे पास मुजफ्फरपुर डेरा पर, हम देखे कि हमको लगा कि तो एक पैर केला के छिलके, एक पैर कबर में है, दूसरा पैर केला के छिलके पर, ये हालत थी इसकी। हम कहे क्या? तो हम जनार्दन शर्मा है, लंबा लंबा मूछ, ऐसा सफ़ेद बाल, वैसे ही सफ़ेद। तो हम कहे आप जनार्दन शर्मा जी, हम भाट छी। हम कहे बताइए ना क्या है, समस्या क्या है? तो हम मुखिया छी भरथुआ के। हम अच्छा बताइए। तो हमारे गांव जो है से बांध के अंदर जा रहा है, मतलब पूरा गांव उजड़ जाए। और भरथुआ बड़ा पढ़े लिखे लोगों का गांव, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं भारत सरकार में, से हमारे गांव चल जाए। तो लगा रोने जोर जोर से, तो कैसे वो बचा दे जाओ। हमने कहा तो अपन विधायक ना हो कि, तो हमारे विधायक अर्जुन राय है, कुछ न करे, मंत्री है, कुछ न कर ले, 4 बेर गेली 10 बेर गेली। मैंने अब तो चुनाव खत्म हो गया, जो हमें सच मैंने हकीकत बोल रहा हूँ। उस गाँव में जाके आप पूछ लें, तो गांव भी वही, ससुराल भी वही, शायद इसीलिए छुटकारा लेना पा रहे हो। तो मैंने उसमें मेहनत किया, और मैं बार बार जाता था अशोक बाबू के पास, तो बेचारे बाद में हंसने लगे, मजाक करने लगे। देवेश बाबू आ गए जनार्दन शर्मा को लेके। लेकिन धन्यवाद अशोक बाबू को, अभी हैं ही वो, मैंने अभी हैं, धरती पर हैं। तो उन्होंने इतनी मदद की कि वो पूरा का पूरा जो एक्विजिशन होना था, वो पूरा गांव खत्म होना था। बाकी कितने गांव खत्म हो गए, तो जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का गांव वाला सब खत्म हो गया, और उसका जो अधिग्रहण होना था पूरे उसको बचाया उन्होंने। ये उनके क्षेत्र का गांव काम करा रहे हैं देवेश ठाकुर। क्यों कराए आदमी? तब खोज ले, चले जाए देवेश ठाकुर मधुबनी, चले जाए देवेश ठाकुर दरभंगा। ये जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं टिकट के लिए उतना मेहनत करें, इससे एक दहाई क्या, एक 50वां कम मेहनत रहेगा देवेश जैसे आदमी को, देवेश ठाकुर जैसे आदमी। क्यों मेहनत करे अपने क्षेत्र में? आपका प्रतिनिधि बता दीजिए, मैं आपसे सवाल करता हूं। जब आप ऐसे टाइम पर आपको जात ही दिखता है, और जात को भी खोजिएगा, हम लोग का क्या जरूरत है? आपको क्या जरूरत है? सबसे पहले हम जो राजनीति शुरू किए, राजनीति सामाजिक काम शुरू किए, बहुत लोग यहाँ हैं। बेलाही पुल किसने बनाया? देवेश ठाकुर ने। आज से 30 साल पहले न मैं कहीं विधायक था, न विधायक के नजदीक था, न चुनाव लड़ूंगा ये सोचा था। रजनी रंजन साहू जी के पास में गया कि सर हम सोच रहे हैं नेतागिरी करने का, आप राज्यसभा सदस्य हैं, 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम कुछ कर लेंगे तो लोग कहेगा बुझाइए हो जाए चुनाव लड़ो।
उसके अलावा तो कोई मानेगा नहीं बात। बेचारे कहे ले जाइए। कल उनका बधाई का फोन भी आया था, दिल्ली रह रहे हैं। 1 करोड़ उन्होंने दिया, 25-30 लाख का सबसे पहला पुल वो हमने बनवाया, बिलाही पुल। उससे पहले कोई नहीं, सारे मंत्री जाके वो शिलान्यास करके आ जाते थे, सभी समाज के लोग जितने एमपी थे। गाड़ी हम लोग का भी गाड़ी पानी में हो हेल के तब ऊपर उठ के जाते थे हम लोग। तो सबसे पहला पुल हमने वो करवाया। और हमने गिरमिसानी में एक पुल बनवाया। हमने स्टेडियम का जो प्रशासनिक भवन है जो एकदम पश्चिम की तरफ है वो पूरा बनवाया उस समय के 10 लाख से। और बता दूं तो वो मेरा पहला काम था, और इसी क्षेत्र का काम है, इसी विधानसभा का काम है, इसी लोकसभा का काम। और उसके बाद वो जो बना तो मैंने स्टेडियम बनाना शुरू किया। आप देख रहे हैं डुमरा में स्टेडियम, 11 करोड़ रुपए अभी तक उसमें लगे हैं। 11 रुपया भी किसी और ने नहीं, वो देवेश ठाकुर का लाया हुआ काम है। पूरा स्टेडियम मेरा बनाया हुआ काम। धन्यवाद नीतीश कुमार जी को। उसमें पूरा का पूरा गैलरी बनवाया उस स्टेडियम के बाद। वीआईपी पवेलियन बनवा दिए। एयर कंडीशन इंडोर स्टेडियम है, उसमें एयर कंडीशन में बैडमिंटन खेलिए, कैरम खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, बॉडी बिल्डिंग जिम कीजिए। इस तरह से 11 करोड़ रुपए उसमें अभी तक लगे हैं, लेकिन उसका औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ। अब मैं करूंगा। आपने मुझे उस लायक बना दिया है कि मैं दिल्ली बंबई से लोग लाके उसका उद्घाटन कराऊंगा। पूरा मेरा कराया हुआ है। रातों की बांध मैंने कब बनवाया? पूरा वो नेपाल से पूरा बाढ़ आके पूरा एक आदमी वहां खेती नहीं कर पाता था। रातों हमारे ससुराल के गांव है, उसके बाद भिठा है, और वो नेपाल का पानी आके पूरा वहाँ किसानी पूरा ध्वस्त हो जाता था, पूरा जमीन जो है किसानों का। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं। कब मैंने उसको बनवाया? जब हमारे सामने जो सज्जन हैं, जब वो बिहार सरकार में मंत्री थे, मैंने बनवाया। कोई इसका मतलब नहीं, कोई इस विकास का मतलब नहीं। आप कुछ भी कहिए, कोई इसका मतलब नहीं। सब आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं, दर्द से नहीं बता रहा हूं। मैं जानता हूं यही होता है, लेकिन जानकारी ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए क्या क्या होता है और क्या क्या हुआ है। और इसीलिए मैं कहा कि इस चुनाव में भी जो जो हुआ है वो अच्छी तरह से मुझे मालूम है, बहुत अच्छी तरह से। और जिन लोगों ने किया है वो जान ले कि मुझे मालूम है। अभी मेरा लोड नहीं कर पा रहा है, तो उन लोगों को भी मालूम है कि मैं जानता हूं और मैं हिसाब करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। और एक कहानी बता दूं। इसी जगह जाम लगी हुई थी रोड पे, कहीं आगे यहाँ और पुल के पास, और एमएलसी हम बने ही थे, शायद दूसरा टर्न था मेरा। और ऐसे हम घुमा दिए गाड़ी कि चलो बांध वहीं आप ही लोग के इलाके से उधर से निकल जाते हैं। चले गए, उधर से आने लगे, उधर से जाके लगे, देखते हैं तो फिर आगे जाम है। क्या जाम है? तो देखिए ऑटो रिक्शा सब रुका हुआ है, सैकड़ों ऑटो रिक्शा रुका हुआ है, वो लोग जाम करके रखे हुए था। शांतिपूर्ण था। तो हम पूछे बॉडीगार्ड से, जाओ क्या पूछो किसी। उतने में एक लड़का दौड़ के आया कि सर 150 हम अपने के वोटर छी। हम कहे चलो भाई, इस इलाके में एक तो स्नातक है कि क्यों किसका गांव है जानते ही हैं आप। इन लोगों का गांव है जानते ही हैं, तो कोई तो एक स्नातक मिला। अनिल भाई आप नहीं थे। तो आया दौड़ते हुए, सर हम पूछे क्या हुआ बुआ, क्या हो गया? कहा सर ये ऑटो वाला सब बहुत प्रताड़ित है और वही लोग जाम लगाएंगे। यहाँ पर किससे प्रताड़ित हो रहा है? जाम रोड पर सुनते हैं एक्सीडेंट होता है, कोई मरता है, कुछ होता है, तब जाम होता है। ये क्या? कहा सर होता ये है कि यहाँ के एक बहुत बड़े बस वाले मालिक हैं, उनका 50 बस है, छोटा और बड़ा। और वो क्या करते हैं, जो मुजफ्फरपुर से और पटना से पैसेंजर आता है और वहाँ पर उतर के जो गांव में टेम्पो वाले हम लोग लेकर आते हैं, टेम्पो वाले अंदर लेकर आते हैं पैसेंजरों को, ये बस वाले, और हम लोग को भी मारपीट करता है ऑटो वालों को। और कई बार हम लोग जाते हैं थाना में तो कंप्लेंट नहीं लेता थाना। हम लोग कोशिश किए एसपी से मिलने, तो मुलाकातें नहीं होती है।
डीएम से मिलने के बाद की तो मुलाकातें नहीं होती है, इसीलिए ये जाम लगाया हुआ है। हमने कहा चलो जनसेवा का एक और मौका ऊपर वाले ने दे दिया, वहीं बैठे बैठे हमने लगाया डीएम को। हम कहा आपको इसकी जानकारी है, ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ? कहा नहीं सर हम लोग को जानकारी, यही राजीव रोशन थे कि सर हम लोग को जानकारी नहीं। हमने कहा नोट कीजिए, हम इसको बहुत एकदम ऊपरी लेवल पर अभी 10 मिनट के अंदर पहुंचाने जा रहे हैं। उसके बाद हमने एसपी से पूछा, एसपी ने कहा नहीं हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। हम कहा ये लोग जाते हैं थाना में, जाते हैं थाने वाला भगा देता है बाहर से, लोकल थाना जो है वहाँ पर। कहाँ जाएंगे ये बताइए? भूखे मर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, लोन लेके रखा है इन्होंने में टेम्पो पर और लोन नहीं सधा पा रहे हैं। और बस जो बैठता है इनके टेम्पो पर बैठता है पैसेंजर को खींच के निकाल लेता है और गिरा देता है रास्ते पर। ऑटो चलाने वाले को खींच के निकाल लेता है और गिरा देता है रास्ते पर। ये परिस्थिति है आपके जिले में और आप लोग को पता नहीं। संयोग से मेरा यहाँ पर जाम है तो मैं गाड़ी घुमा के इधर से जा रहा हूँ तो दूसरे जाम में फंस गया। यही कहानी है। कहा सर हम उपाय करते हैं। हम कहा आप क्या उपाय कीजिए, 5 मिनट में हम ही करते हैं, ठहर जाइए। उसके बाद मैंने कमिश्नर को लगाया क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बस का परमिट वही देता है। हमने उनसे बात की कि आपको कभी कोई शिकायत आई? कहा नहीं सर हमारे पास शिकायत नहीं आई। हम कहा जाएगा कैसे आपके पास कोई आदमी? आपके तो बाहर धक्का देके इन लोगों को बेचारा भगा देगा। लेकिन ये जान लीजिए ऐसा ऐसा हो रहा है और फलना गाड़ी बस वाले का कंपनी है और इस पर एक्शन नहीं हुआ तो मैं इस बात को कहां तक ले जा सकता हूं इसका आपको अंदाज नहीं। तो उसके बाद तुरंत मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ लगाया, उनके प्रधान सचिव को, और उनको मैंने पूरी कहानी सुनाई कि साहब ऐसा ऐसा है। और उसमें हम और भाजपा और जेडीयू साथ में थे। हमने कहा ऐसे ऐसे हैं सज्जन, ऐसे ऐसे ट्रेवल्स हैं और ये उनकी बदमाशी है और करीब 150-200 यहाँ बेचारे हैं जो कम से कम 1000 आदमी का परिवार के पेट पर वो लात मारता है और इस तरह से बदसलूकी करता है। कहा साहब आप निश्चिंत रहिए। 5 मिनट के अंदर कमिश्नर का फिर फोन आ गया क्योंकि वहां से चला गया, कलेक्टर का आ गया, एसपी का आ गया। कहा सर निश्चिंत रहिए हम लोग उपाय करते हैं। अभी तो किसी ने हम लोग को बताया नहीं था। कहां से बताएगा बेचारा गरीब आदमी। अगले दिन पूरा एक्शन हुआ, सारी गाड़ियां बंद कर दी गई इनकी। और उसके बाद पूरा टेम्पो आके हमको यहाँ पर खैर मकदम करने के लिए खादी भंडार में 150-200 गाड़ियों का प्रोग्राम आके बेचारा हमारा किया। हमको उससे नहीं मतलब है, तुम लोग का होने हाथ से हो गया, अब हम लोग एकदम ठीक है, हम लोग चल रहे किसी तरह, हम लोग का बैंक लोन भी सुधारे वगैरह। उसके 1 महीने के बाद जिसका बस था वो बेचारा आया सीतामढ़ी मेरे पास। हम तो पहचानते नहीं थे उनको। कहा जे सर हम फलना छी, हम गए फलना छी कि हमरा की हुक्म है? तो हमरे ना बस है जो सब अपने रुकवा दे लिए। हमको आपको लाज नहीं लगता है? किसी के पेट पर लात मारते हैं, उनके बच्चे खाएंगे कहाँ से? जो हमको बोलना था, गुस्से होते हैं तो ज़्यादा ही बोलते हैं, जो बोलना था पूरा बोले, बेचारा चुपचाप शांत होकर माफ़ी मांगते रहे। नाम नहीं याद है, थोड़ा सीनियर थे। हमने कहा जाइए 1 महीना रहिए ऐसे ही, मैं देखूंगा अगर आपका सही है तो ठीक है और नहीं अगर फिर शुरू हुआ तो याद रखिए हम ये सब चीज़ को माफ़ नहीं करते हैं। तो नहीं सर एकदम अपने निश्चित है, सही बात है। उसके बाद वो ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो तो थोड़ा सीनियर था। इस बार सुने कि उनके छोटे भाई थोड़े ज़्यादा सक्रिय थे। भाई हो भतीजा हो पतवा समझिए तो सब समझ गया है, तुमको बता। तो फिर कुछ दिखाना पड़ेगा चमत्कार। लेकिन कितना आदमी ऐसे कर सकता है सो बताइए। हमको है परिचय, हमको है शक्ति, हम हैं थोड़ा पढ़े लिखे, हम अपना सारे पदाधिकारियों से मेरा रहता है, हम जानते हैं पदाधिकारी के जरिए सब काम होता है यहाँ। इसलिए इस बार हम बहुत कुछ सीखे। अब वो भलमनसियत का चोंगा थोड़ा उतारना जरूरी है। बिन भय प्रीत न हो ही गोपाला, वही हाल है। और